जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, अच्छा उसमें ऐसा है बेटा तल्हा के ना अ, हमने जो आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करना है ना, आपके सिलेबस के मुताबिक, वो है बेसिकली आप कह लें यहाँ पे ना कि ये एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड ना ये चैप्टर है, एसिड्स और बेसिस। ज़ाहिरी बात है कि इनकी ना बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, बड़ी इनकी ना एक आप कह लें कि अहमियत की इम्पोर्टेंस है इनकी ना केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं, उनकी नेचर मतलब अमूमन या तो एसिडिक होती है या उनकी ना बेसिक। अच्छा उसमें अब ये है कि जो एसिड्स हैं और बेसिस है ना, डिफरेंट टाइम्स के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज कह लें या इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ना डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो अपनी थ्योरीज प्रपोज करते रहे, सजेस्ट करते रहे। तो उसमें से जो मेन थ्योरीज है ना वो तीन है, तीन। यानी आप कह लें तीन थ्योरीज हैं मेन, जो अमूमन हम डिस्कस करते हैं। आप कह लें टू डिफाइन द एसिड, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। तो ये तीन जो थ्योरीज है, ये एसिड्स की आप कह लें कि ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है, जो तमाम एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे सिलेबस में जो है उनमें से दो थ्योरीज प्रपोज की गई। एक आर्हीनियस है और दूसरी हमारे पास जो है वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एक तीसरी थ्योरी होती है, उसको लीविस थ्योरी कहते हैं, वो खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस भी नहीं करेंगे। अच्छा इसके अलावा ये आपका जो सिलेबस है चैप्टर वो भी मेरे सामने है। अच्छा उसके अंदर पहला यानी पेज नंबर 151 जो है, इसमें पहला जो इंट्रोडक्शन है ना वो इन जनरल बता रहा है। इसके अंदर मतलब जो है कि वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई ऐसी खास इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नजर नहीं आई इसके। तो इसमें जो खैर दूसरा जो पैराग्राफ है उसके अंदर ना वो जनरली एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि एसिड बेस रिएक्शंस अकर व्हेन एन एंड एसिड। तो ये बेसिकली आप कह लें कि वो कहते हैं इज टेकन, सॉरी, इज टेकन टू रिलीव एन अपसेट फ्रॉम एक, ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि विच आर बेसिक इन नेचर, जिस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको एंटासिड के तौर पे ना स्टोमिक की एसिडिटी को खत्म करने के लिए या उसे किसी हद तक न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भारत। इसके बाद जिस आगे 12.2 आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसके अंदर जो है कि वो कहते हैं जी कि मैनी पीपल थिंक ऑफ एसिड्स एंड, ये सिंपली एक जनरल इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पर वो इन जनरल ये बता रहे हैं कि ज्यादातर जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनके अंदर भी ये एसिड मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फ्रूट्स हैं, आप कह लें इसमें कि एप्पल है, ऑरेंज है, तो इस ये ग्रेप्स वगैरह, तो वो कह रहे हैं कि भाई इनके अंदर जो एक एक आप कह लें इनका जो सॉल्ट टेस्ट होता है ना, तो उसकी एक मेन वजह ये होती है कि इनके अंदर एसिड मौजूद होता है। जैसे विनीगर है, उसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। जो ऑरेंज है इसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा ये लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा कहते हैं जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है इनके अंदर बेसिकली हम कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें कुछ एसिड्स वही कह रहा है कि वो मतलब उसकी हमारी बायोलॉजिकल उसकी एक इम्पोर्टेंस भी है। जैसे विटामिन सी है, तो वो हमारी एक इम्यून सिस्टम को एक इम्प्रूव करने के लिए मतलब जो है कि उसकी एक अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसके अंदर ना खास कोई ऐसी बात नजर नहीं आई इसके अंदर ना। अच्छा इसके बाद सिंपली हम मतलब जो है कि जो एसिड की डेफिनेशन है ना इसके एंड में दी हुई है, पेज नंबर 151 के ना एंड में। वो कहते हैं सिंपली आप कह लें कि या अगर यहाँ से आप मतलब जो है कि जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए हैं ना, इसका पेज नंबर 1 निकालें, पेज नंबर 1। अच्छा इसमें देखें कि सिंपल सी बात है कि पहले वो एसिड को हम डिफाइन किस तरह वो कहते हैं कि भाई एसिड, अब डेफिनेशन देखें क्या लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वो कहते हैं कि आर्हेनियस के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मटेरियल है, कह लें एक ऐसी स्पीशी है कि जिसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं
तो वो डिसॉल्व होकर, वो डिसोसिएट होकर, स्प्लिट होकर वो वाटर के अंदर क्या करता है, वो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है। बेसिकली क्या करता है, वो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है। तो वो कहता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट हो और उसके नतीजे में हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो, ऐसे सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम एसिड। तो इस तरह से हम ये उसकी जनरल डेफिनेशन। अच्छा, इसमें मशहूर एसिड्स हैं, ये आप इसी में देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बाकी एसिटिक एसिड है जिसको हम विनीगर में मतलब विनीगर में भी होता है ये खाने का टेस्ट डेवलप करने के लिए भी हम घरों में इस्तेमाल किया जाता है। आगे फॉर्मिक एसिड है, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये आप देखें जो रेड आंट होती है ना, लाल चींटी होती है रेड आंट, तो उसकी आप कह लें कि उसके स्टिंग में भी मतलब जो है कि ये बेसिकली आप कह लें कि ये फॉर्मिक एसिड होता है। तो अब इसको सिंपली अगर इक्वेशन से आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो सिंपली हम कहते हैं कि पहला HCl है, जब इसे वाटर में ऐड करते हैं डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और क्लोराइड। इसी तरह नीचे नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड जो है मतलब अगर इसी तरह से आप जो आपकी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है मिसाल के तौर पर, जहाँ ये मेरा एरो है, ये देखें जहाँ ये मेरा एरो, नाइट्रिक एसिड जब ये उसमें डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। अच्छा, अब जो एसिड्स है ना, इनको डिफरेंट टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस पर। मिसाल के तौर पर पहले जो हम डिस्कस करेंगे ना वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ आप कह लें एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लें नंबर ऑफ डोनेटेबल हाइड्रोजन आयंस। मींस कि एन एसिड, कोई भी एसिड है कि how much number of hydrogen ions he can produce in the water when dissolved या on dissolution in water। तो अब जैसा कि पहली इसकी मतलब आप कह लें कि इसकी जो डेफिनेशन है वो है मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड भी हम इसे कहते हैं। प्रोटिक बेसिकली वही हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन से निकलता है। अब इसे जैसा कि नाम से जाहिर है मोनोबेसिक, जहाँ ये मेरा एरो है मोनोबेसिक, मोनो मींस वन, बेसिक मींस के मतलब आप कह लें कि जो मतलब एक बेस के यानी एक OH आयन को न्यूट्रलाइज कर सके, यूं कह लें आप, या सिंपली यूं कह लें कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जो जिसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो अगर वो एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे ना, ऐसी स्पीशीज को सब्सटेंस को हम कहते हैं मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक एसिड। जैसे मिसाल के तौर पर ये HCl है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। ये अगर हम ऊपर देखें अगर एग्जांपल, तो यहाँ देखें आप, ये HCl है, ये HNO3 है। तो ये दोनों जो है कि जब इनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये ना हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ देखें ये एरो एक एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एक कर रहा है, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन आयंस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज एसिड्स विल बी कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है। So secondly, the second type of the acid is dibasic or diprotic acid. And the diprotic acids are actually those acids, those acidic species कह लें, those substances which produces two hydrogen ions when dissolved in water। जिनको जब वाटर में हम डिसॉल्व करें तो अगर वो दो हाइड्रोजन आयन वाटर में प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को जो है वो हम कहते हैं डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हमारे पास देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, तो देखिए H2SO4 जैसा कि इसके फार्मूला में भी यहाँ लिखा हुआ है कि 2 मींस कि इट हैव टू डोनेटेबल हाइड्रोजन आयंस या एटम्स। तो व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर it produces two hydrogen ions and one sulfate ion. So, but we are concerned here about the number of hydrogen ions which are produced by the ionization of sulfuric acid. So here, two hydrogen ions are produced by the ionization of one molecule of sulfuric acid. That's why sulfuric acid is regarded as, is called as dibasic या diprotic acid. तो इसको इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इसको ना हम डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, सिमिलरली आप कह लें कि ऐसे एक इसमें और पॉइंट है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सॉरी ये हमारे पास है, हाँ ये है पेज 2 है हमारे पास। अच्छा, इसमें ये ट्राई बेसिक एसिड या ट्राई प्रोटिक एसिड, तो सिमिलरली आप कह लें
कि मोनोबेसिक वो जो एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वाटर के अंदर, डाई बेसिक वो जो दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। सिमिलरली वो एसिड जो वाटर के अंदर जब इसको हम डिसॉल्व करें तो अगर वो तीन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो इस तरह की जो स्पीशी होती है, इस तरह का जो सब्सटेंस होता है, उसको बेसिकली हम कहते हैं ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, ये ट्राइबेसिक एसिड है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पर वो है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, तो फार्मूला में भी अगर आप देखें तो इसके अंदर में देखिए H3 मींस के इट हैव 3 आप कह लें हाइड्रोजन एटम्स, 3 डोनेटेबल रिप्लेसेबल जो भी आप कह लें, तो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसको जब आप वाटर में ऐड करते हैं, 3 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं, एक उसमें फास्फेट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह की स्पीशी को हम कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो है इसमें हमारे पास के अब पहले जो हमने क्लासिफाई किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन डोनेटेबल हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पर जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। मींस के देखिए जितने भी एसिड होते हैं ना, सबकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मींस के आयोनाइज होने की जो टेंडेंसी है, जो एफिनिटी है, जो पावर है, वो इक्वल नहीं होती। डिफरेंट एसिड्स हैव डिफरेंट एफिनिटी टू बी आयोनाइज्ड। सम ऑफ द एसिड्स आर आप कह लेंगे सम ऑफ द एसिड्स जो है हैव ग्रेटर एफिनिटी टू बी डिसोसिएट द वाटर, या जिनको जब वाटर में ऐड करते हो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि जिनको वाटर में ऐड करें तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, आपको सर्टेन एक्सटेंट आयोनाइज होते हैं। तो फिर हम ना मेनली इनको एसिड्स को ना ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लें एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। एक आप कह लें कि भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक हम कहते हैं हमारे पास ना वो है जो वीक एसिड्स है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो बेसिकली कौन से एसिड्स हैं? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ऐसे एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर, मींस के जिनको जब हम वाटर में ऐड करें तो वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए। तो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें HCl है, H2SO4 है, इसमें नाइट्रिक एसिड है। तो ये ऐसे एसिड्स हैं आप कह लें कि जिनको वाटर में ऐड करें तो ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है, कंप्लीटली उसमें डिसोसिएट हो जाती है। अच्छा, सेकेंडली उसमें हम ये कहते हैं कि वीक एसिड्स। कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि जो वाटर में ऐड करें कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो हम कहते हैं कि भाई दोज एसिड्स आप कह लें कि व्हिच डज नॉट, जैसा कि डेफिनेशन, व्हिच डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट, rather they ionizes up to certain limit or certain extent. Such kind of acids are regarded as weak acids. For example, आप इसमें कह लें कि हमारे पास उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट है तो आगे ना हमारा उसमें आपके सिलेबस के अंदर देखिए, जो हाइड्रोजन एटम होता है, अगर आप इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपने माइंड पे लाएं तो अब यहाँ पे ये मेरा एरो है, हाँ देखिए हाइड्रोजन जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मींस के इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसका जो न्यूक्लियस के अराउंड यानी जो पहला फर्स्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अच्छा, जब हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेसिकली वो कौन सा इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, जो फर्स्ट शेल में है, जहाँ मेरा एरो है। जब अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कैसे चेंज आता है, तो वो आपने जरा गौर से देखना है। देखें ये एरो है, ये जहाँ, अब न्यूक्लियस में तो वही एक प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है, लेकिन जो पहला शेल है अब यहाँ पे होल है, यहाँ वैकेंसी है। इट मींस कि दिस स्पीशी हैव लॉस्ट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लिया, कि वो जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब इस स्पीशी के पहले यानी लास्ट शेल में मतलब कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इट मींस कि मतलब आप कह लें ये जो स्पीशी है ना, तो अब
इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब क्योंकि ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इस एटम या इस एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, हम एक चार्ज आ जाएगा जिसको हम कहते हैं +1 चार्ज। तो अब ये ना हाइड्रोजन एटम से ये हाइड्रोजन आयन बन गया है, यानी हाइड्रोजन आयन इज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एटम बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो अब देखिए ना, ये +1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, मींस ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। तो अब देखिए ये जो स्पीशी है ना जिसको आप हाइड्रोजन आयन कह रहे हैं, इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। व्हाई? देखिए बिकॉज दिस स्पीशी consists of only one proton which is present inside the nucleus of the species. That's why hydrogen ion is also regarded as proton. तो इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो ये इसको ना इस तरह से मतलब जो है कि अब सेकंड इसमें जो पॉइंट है कि देखिए कोई भी एसिड जब हम वाटर में ऐड करते हैं ना, वाटर में ऐड, ठीक है, मतलब हम कहते तो ये है कि जब हम किसी भी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो आयोनाइज होता है, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो अब वो सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है इट इज अनस्टेबल इन वाटर, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, it actually exists in the form of hydronium ion, ठीक है, when it combines with water, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, called as hydronium ion because it accepts an electron pair from oxygen atom to fill a complete its valence या first shell। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये एरो, यानी ये तो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है हाइड्रोनियम आयन की सूरत। तो मींस कि ये H3O पॉजिटिव इसको पढ़ा जाता है, H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन इसे कहा जाता है। एंड हाउ इट इज फॉर्म, अब यहाँ पे सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, मींस कि यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन आयन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन आयन प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे वाटर। देखिए ये वाटर की स्ट्रक्चर होती है ना वो ऐसी होती है कि दरमियान में ऑक्सीजन एटम है, उसके पास ना दो लोन पेयर्स, ठीक है, एक उसमें ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एटम एक इस हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, एक इस हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ठीक है। ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल में दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, दो, और दो ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में ना इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मींस के अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, जिसको आप ना लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर। जहां ये मेरा एरो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इनको लोन पेयर भी कहा जाता है। तो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसका फर्स्ट शेल एम्प्टी है, एम्प्टी। तो इसको अपना पहला शेल कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इस हाइड्रोजन आयन को टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन आयन को तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो फिर ऑक्सीजन, वाटर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान किस तरह का बॉन्ड बन रहा है या बनेगा, ये इस तरह से यहाँ देखें, जहाँ ये मेरा है, ये तो वही नॉर्मल बॉन्ड्स है, ठीक है, एज दे वर प्रेजेंट इन द आप कह लें वाटर मॉलिक्यूल बिफोर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन आयन। तो अब यहाँ देखें आप, ये ऑक्सीजन एटम है, ये तो वही नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ना, मींस कि ये जिसको हम शो कर रहे हैं एरो हेड से पॉइंटिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम, तो ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ये इट इज सिमिलर टू आप कह लें कोवेलेंट बॉन्ड कह लें, तो बट इट डिफर्स इन द वे ऑफ फॉर्मेशन। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसको पॉजिटिव यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन एटम जो है हैज डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन आयन।
तो उसके साथ वो मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने में जो है हम क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन एटम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मतलब जो है यहाँ पर कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर थोड़ा सा ना ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखा जाता है। तो यहाँ पे आगे हम लिख रहे हैं H3O पॉजिटिव, इसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? A coordinate covalent bond is a bond which is formed when an electron pair is donated by one of the two bonded atoms. कि जब दो एटम्स के दरमियान हम कहते हैं जो बॉन्ड बनता है ना, देखिए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तब ये बॉन्ड बनता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि इसके बनने में बेसिकली क्या है कि आप कह लें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज डोनेटेड बाय ओनली वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। इस वजह से इसको बेसिकली जो है ना, वो हम क्या कहते हैं, इसको हम डोनर एटम कहते हैं। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय formed when an electron pair is donated by one of the two bonded atom, that is oxygen, is called coordinate covalent bond. अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास ये पेज 3 है हमारे पास। तो अब इसमें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है ना, थोड़ा सा पेज 4 है। देखिए इसके अंदर हाँ, अब बात ये आ रही है कि देखिए जब हम ना सपोज कर लें कि कोई हमारे पास ना कोई भी एसिड है, मसलन सपोज कर लें कि ये कोई स्पीशी है, यानी HA कोई स्पीशी है, सपोज कर लें कि HA इस वजह से कह रहे हैं कि ए कोई एनाइन है, उसको उसके साथ क्या मौजूद है, मींस हाइड्रोजन एटम मौजूद है, यानी एक स्पीशी है, एक एसिडिक स्पीशी व्हिच कैन डोनेट आप कह लें हाइड्रोजन आयन। तो जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये अपना हाइड्रोजन आयन क्या करेगी, लूज करेगी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनता है भाई? हाइड्रोनियम आयन। और साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ए नेगेटिव, मींस के एनाइन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो ये मतलब जब किसी एसिड को वाटर में ऐड करते हो, हाइड्रो लिखा ऐसे जाता है कि भाई ये हाइड्रोनियम आयन प्लस ए नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन नहीं लिखेंगे, सिंगल आप कह लें कि हाइड्रोजन आयन इज नॉट रिटन, रेदर इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आप कह लें हाइड्रोनियम। इसी तरह HCl प्लस वाटर, तो ये HCl जब अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वाटर को, ये एक्सेप्ट करेगा, ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये H3O पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है क्लोराइड। अब देखिए वो अगली बात यही कर रहा है कि देखिए कि ये जो एसिड है ना, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक नेचर है, आप कह लें अप टू सर्टेन एक्सटेंट, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द आप कह लें नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज फॉर एग्जांपल वाटर। देखिए यहाँ वाटर जो है, वाटर में अगर आप HCl ऐड करें ना, तो HCl फौरन वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, तो इट मींस इट इज एक्टिंग एज एन एसिड हियर। लेकिन अगर हम HCl को वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बेंजीन हो, जैसे ये नीचे यहाँ एग्जांपल दी हुई है C6H6, टॉलमीन हो, इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। अगर इसके इस तरह के ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम ये HCl ऐड कर दें ना, तो HCl इनके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। जब HCl उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट मींस कि वो एज एन एसिड जो है वो एक्ट नहीं कर रहा, वो इनर्ट मतलब उसमें मौजूद है। तो हम कहते हैं कि भाई ये एज ए एसिड इसमें एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब देखिए ना, जैसे आपने एसिड को डिफाइन किया है, वैसे ही आप क्या करते हैं, आप बेस को डिफाइन। अब एसिड क्या है? कोई भी ऐसी एक स्पीशी है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है, वो एसिड है। तो इसी तरह से आप कह लें कि बेस फिर क्या होगी,
अकॉर्डिंग टू आप कह लें कि अर्नीनियस कॉन्सेप्ट, बेस एक ऐसी स्पीशी है जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि डेफिनेशन में देखिए बेस क्या है, विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस, बेस OH नेगेटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो कोई भी ऐसी स्पीशी जो वाटर में जिसको ऐड करे और वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, उस स्पीशी को बेस कहा जाता है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स देयर, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कि थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हमारे पास जो है मीन्स के, ठीक है ये है, देखिए ये जो मैग्नीशियम है हमारे पास, ये सॉरी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब आप इसे वाटर में ऐड करेंगे ना, तो होता क्या है कि ये डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयन प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड। अब चूंकि देखिए वाटर में ऐड किए हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई मींस के दिस सब्सटेंस इज एक्टिंग एज एन आर्गेनियस बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, when it is added in water it produces one magnesium ion but two hydroxide ions. And similarly, magnesium hydroxide is regarded as milk of magnesia. It is also called as milk of magnesia. ठीक है, and it also act as an antacid in the stomach. वो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मतलब जो है कि it actually neutralizes the acidity of stomach because actually it is basic in nature. तो ये स्टोमिक में मौजूद एसिड के साथ केमिकली रिएक्ट करके कंबाइन होकर ना, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड वाटर और साल्ट में कन्वर्ट, जिसकी वजह से एसिड एसिड की अमाउंट कम होती है, तो उसका पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होता है और उसकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो जरा स्मूथ हो जाती है। दूसरी बात इसमें ये है कि देखें इसी तरह जैसे पहले हमने आप कह लें कि भाई एसिड्स को हमने ना क्लासिफाई किया on the basis of आप कह लें tendency of a species to donate hydrogen ions। इसी तरह से ना हम बेस को भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लें एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो कौन सी बेसिस होंगी, स्ट्रॉन्ग बेसिस विल बी दोज सब्सटेंसेस या दोज बेसिस व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट्स या आयोनाइजेस इन वाटर, कि वो स्पीशी कह लें कि जो वाटर के अंदर जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, उस स्पीशी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं कि जिनको हम वाटर में ऐड करते हैं, दे कंप्लीटली आयोनाइजेस इन द वाटर रैपिडली, तो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। सिमिलरली आप कह लें कि इन कॉन्ट्रास्ट those substances which do not completely ionizes in water will be called as weak bases, or they can also be defined as those substances which ionizes up to certain limit a certain extent when added in water। तो वो सब्सटेंसेस आप कह लें हमारे पास कि जिनको हम वाटर में ऐड करें तो दे आयोनाइजेस अप टू सर्टेन एक्सटेंट या सर्टेन लिमिट, सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज वीक बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो these kind of such kind of substances are called as weak bases। And the next point is actually the disadvantages, demerits, shortcomings of Arrhenius theory। देखिए ये साइंस में विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें ऐड होती जाती हैं, ठीक है। तो समटाइम एक साइंटिस्ट समटाइम एक साइंटिस्ट ना एक चीज प्रपोज करता है, वो उसके उसकी फेवर में कुछ पॉइंट्स भी आप कह लें, कुछ आर्गुमेंट्स भी देता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अरसे के बाद कोई नई चीज ऐड हो जाती है, डिस्कवर हो जाती है, तो पुरानी जो बात होती है उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रहती। तो इसी तरह जो आर्हीनियस थ्योरी है ना, ये नो डाउट आप कह लें कि जब इसको प्रपोज किया गया तो उस वक्त आप कह लें कि इसने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया साइंटिस्ट को टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
लेकिन जैसे हर चीज के फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो आर्हीनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती या नहीं कर पाई, कहने आप, सॉरी, ये पेज नंबर 5 है। अब हमारे पास होगा मेरे ख्याल में पेज नंबर 6। हाँ, ये है। देखिए भाई, पेज नंबर 6 के ऊपर ना, पहले हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट are stable, rather it exists in the form of hydronium ion, but Arrhenius suggests hydrogen ion। वो कहते हैं इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आर्हीनियस ये कहता है कि कोई भी वो स्पीशी जो वाटर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे, उसको हम एसिड कहते हैं। वो कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि स्पीशी वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, rather आप कह लें कि it readily combines with water molecule and convert it into hydronium ion। तो उसके कहने का मकसद ये है कि जो आर्हीनियस थ्योरी है ना, ये हाइड्रोनियम आयन की जो फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं करती। मींस इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मींस इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। That's why we say that this is the disadvantage, a shortcoming of the Arrhenius theory, that it does not explain the formation of hydronium ion or the conversion of hydrogen ion into hydronium ion by combining with water molecule, कहते हैं। सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो क्या है, देखिए वो कहता है कि Arrhenius only discuss aqueous solutions। डेफिनेटली इन द डेफिनेशन, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें उसने स्पेसिफिकली वाटर को ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसने कहा है सिंपली कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब हम वाटर में ऐड, जिनको वाटर में ऐड करें और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं कि क्या है, एसिड्स। तो मतलब कहने का ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ एक ही सॉल्वेंट की बात करता है, अपनी जो डेफिनेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है सिर्फ एक सॉल्वेंट की हद तक, वो है वाटर। तो वो यही बात कर रहा है कि भाई कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है वो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, लेकिन वो दूसरे सॉल्वेंट्स में उसका जो बिहेवियर है ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये दूसरे सॉल्वेंट्स को ये उसने वो डिस्कस ही नहीं किया। ये उसका एक डिसएडवांटेज है। एक ये बात, यही बात यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। और आखिरी बात वो ये करता है, वो कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि ओनली दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एसिड्स, ये एक्ट एज एसिड, ये आर एसिड्स व्हिच ओनली प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। नो, वो कहते हैं सच काइंड, अब कह रहे हैं कि सम अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो देयर, ठीक है, कि व्हिच आर एसिड इन नेचर, जो एक्चुअली क्या है कि जो एसिड्स हैं या जो बेसिस हैं, तो जरूरी नहीं है वाटर के अंदर वो एच आयन प्रोड्यूस करें या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें। ऐसे सब्सटेंसेस को भी हम एसिड या बेस कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम HCl और अमोनिया को मिक्स करें तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक सॉल्ट। देखिए जो अमूमन एसिड और बेस, ये एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ना, उस उनकी एक बड़ी निशानी ये भी होती है, ठीक है, एक इंडिकेशन ये भी होती है कि उसके नतीजे में एज अ रिजल्ट आप कह लें कि जो प्रोडक्ट होता है ना वो साल्ट और वाटर बनता है। वाटर ना भी बने कोई इशू नहीं है, साल्ट बनता है। तो अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसके अंदर देखें कि HCl को अमोनिया के साथ अब कंबाइन कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है अमोनियम क्लोराइड व्हिच इज एन साल्ट। तो एक्चुअली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is actually an acid based reaction, because by the reaction of HCl with ammonia, a salt is going to be produced which is called as ammonium chloride. So in this reaction HCl will act as an acid and ammonia actually acts as a base। तो यहाँ पर वाटर का कोई जिक्र नहीं, यही बात हम कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि भाई मतलब कोई भी सब्सटेंस वाटर में ऐड करे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो वो एसिड कहलाएगा, नहीं। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके अगर वो साल्ट और वाटर बना रहा है, तो इसका मतलब वो एसिड बेस्ड रिएक्शन।
उसमें जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा होगा वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा होगा सिंपली वो बेस है। तो दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेज की शॉर्टकमिंग या डिमेरिट ऑफ द आर्हीनियस थ्योरी। दैट्स व्हाई आप कह लें कि इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए बाद में एक और थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई, उसको बेसिकली हम कहते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट या लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अब इसके अंदर जो है ना बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, the acid is a species which actually donates or can donate hydrogen ion। मीन्स के कोई भी ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकती हो, which can donate hydrogen, which donates hydrogen or even can donate hydrogen ion under certain circumstances will also be called as acid or acidic species। तो और बेस जो है वो हम किसे कहते हैं? देखिए हम कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसी स्पीशी, ठीक है, which accepts or even can accept hydrogen ions under certain circumstances, and such kind of species will be called as base। बेस जो है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है, तो हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करने की इवन एफिनिटी भी रखता हो, उस सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस रिएक्शन कि HCl जो है जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं, व्हेन HCl इज एडेड टू वाटर, तो व्हाट हैपेंस? आप कह लें कि हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड एंड क्लोराइड आयन means HCl produces hydrogen ion in the water which combines with water to form hydrogen ion, and chloride ion is produced। This is an acid based reaction, and in this reaction actually HCl is acting as an acid according to, आप कह लें कि इसमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और जो वाटर है it it actually accepts hydrogen ion। That's why we say that water acts as a base in this reaction by accepting a proton from the HCl acid। Secondly, जो अमोनिया है जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो अमोनियम आयन बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। तो देखें, तो अमोनिया जो है इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म आप कह लें अमोनियम आयन, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए इस रिएक्शन में अमोनिया हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एज ए आप कह लें कि बेस एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वाटर चूंकि हाइड्रोजन आयन लूज कर रहा है तो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। देखिए इन दोनों रिएक्शंस में आप कह लें कि तो इसमें देखिए हमारे पास ना ये दोनों तरह के जो हमारे पास इसमें जो रिएक्शन है ना, तो आप देखिए कि इसके अंदर जो है कि ये वाटर यहाँ इस रिएक्शन में वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? वो गेन। तो इसकी जो फिगर है ये अमोनियम आयन की फॉर्मेशन की है। अब आप अपनी बुक में फिगर 12.6 जो है वो वहां से आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा, फर्दर जो है हमारे पास कि सॉरी ये पेज नंबर 7, वेयर इज पेज नंबर 7? I think this is page number 7। Okay, and now I think this is the last page, ठीक है, that is पेज नंबर 8। ओके ठीक है, तो इसमें आखिरी जो पॉइंट है ना वो है एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक स्पीशी क्या होती है? मींस के ऐसी स्पीशी which can act as an acid as well as a base। यानी जो एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकती हो, बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकती हो, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ द, आप कह लें कि डिपेंड्स अपॉन द, आप कह लें मीडियम और द सोल्यूशन कह लें आप, क्या रहेगा? सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है? अब देखिए ना मिसाल के तौर पर ये जैसा कि हमने ये लास्ट ये देखिए यहाँ पर हमने पेज नंबर ये 7 हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें देखें ये रिएक्शन है, ये बेसिकली एसिडिक मीडियम है, मींस यहाँ एसिड ऐड किया, तो वहां पे वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस। एसिड एच आयन देगा तो ये गेन कर लेगी, means के acid will donate hydrogen ion and water will accept that hydrogen ion of the HCl।
and in the next reaction when we mix ammonia with water, तो यहाँ पे अमोनिया बीइंग एन बेस, इट आप कह लें कि भाई यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो कि एक्सेप्ट करेगा, ये कौन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन, वाटर। तो वाटर जो है वो यहाँ पे एज ए एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ ऊपर वाला रिएक्शन एज ए बेस, यहाँ वो वाटर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे लूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इट इज कंबाइनिंग विद बेस, सॉरी एसिड, एंड इन द सेकंड रिएक्शन and in the second reaction हम ये कहते हैं कि it is combining with base, that's why it is acting as an acid। तो means कि water जो है is an amphoteric species because it can act as an acid as well as a base, depends upon the medium of the solution।